नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 9 की। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर नंबर 8 तक आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा और अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन अबाउट पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पिछले लेक्चर तक में हमने देखा था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं, मोशन में रहता है वो चार्ज पार्टिकल, तो वो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस चार्ज पार्टिकल का पाथ किस तरह का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको याद रखना होगा कि देयर में भी 3 केसेस, 3 केसेस में इसकी स्टडी होती है। मतलब उस चार्ज पार्टिकल के पाथ के बारे में 3 केसेस में आपको पढ़ना होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन उसके पाथ वेरी करते हैं। अब जैसे केस 1 में, जैसे अगर जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, इफ दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अगर उसके पैरेलल हो गया या फिर एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन और दिए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ये दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आइदर 0 और 180। तो चूंकि हम जानते हैं एफ एम जो होता है वो क्या होता है, क्यू भी साइन थीटा। तो थीटा अगर आप यहाँ पे 0 भी रखोगे तो भी साइन 0 0 हो जाएगा, और अगर 180 रखोगे तो भी साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो कहने का मतलब इन दिस केस एफ एम विल बिकम 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो एफ एम आपका बन जाएगा 0। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फोर्स आपको ऐसे कंडीशंस में वहां पर उस चार्ज पार्टिकल को एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो भी पाथ था, आपने जिस डायरेक्शन में उसको भेजा था, तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा। तो हेंस द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स एट ऑल। एज ए रिजल्ट देयर विल बी नो डेविएशन इन इट्स पाथ, दैट इज इट विल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो जिस भी वेलोसिटी से आपने उस चार्ज पार्टिकल को भेजा है, तो अगर आपने उसकी जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर अप्लाई किया गया है, वो दोनों अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया, तो फिर उसकी वेलोसिटी में, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर जाएगा। ठीक है, सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ। ओके, फिर दूसरा केस उठाते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होते हैं वो इसी केस 2 से होते हैं सॉल्व। इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे भी, तो फिलहाल समझिए शॉर्ट में। जब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जो आप वेलोसिटी दे रहे हो वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा। इन दिस केस एफ एम विल बी मैक्सिमम, एफ एम इज क्यू भी इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और जब ऐसा होगा तो डायरेक्शन ऑफ द एफ एम विल बी परपेंडिकुलर टू भी। अब आप जानते हैं कि एफ एम इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। एफ एम के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो एफ एम इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ एम विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, एंड ऑल्सो एफ एम इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के होता है परपेंडिकुलर एफ एम। तो जो एफ एम है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो गया। तो कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर हमेशा काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पर वो एक सर्कुलर पाथ को अटेंड कर लेगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट द चार्ज पार्टिकल विल अटेन ए सर्कुलर पाथ। कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करे हमेशा, तो फिर वहां पर पाथ कैसा रिजल्ट होता है, सर्कुलर पाथ रिजल्ट होता है। ये हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते भी है, एनालिसिस भी करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक सर्कुलर मोशन इमेजिन करो, उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ काम कर रहा होता है, और वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ होती है। अब टेंजेंट और जो नॉर्मल होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो सेंटर की तरफ मतलब नॉर्मल के अलोंग हो गया। तो कभी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर आपका फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ वहां पर कि वो सर्कुलर पाथ को अटेंड करेगा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट द चार्ज पार्टिकल विल अटेन ए सर्कुलर पाथ विथ नो चेंज इन इट्स स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। ओके, कोई भी स्पीड में बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म करेगा। एंड द मैग्नेटिक फोर्स एफ एम जो वैल्यू है क्यू वी बी, दैट विल एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल।
चार्ज पार्टिकल पर वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसी पर हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे कि इस Fm को आप mv² r के बराबर करके रेडियस निकाल सकते हैं, और भी काफी सारी क्वांटिटी वहां पर प्राप्त करेंगे, वो हम लोग जस्ट आगे देखेंगे। केस 3 एक और हो सकता है। तो दो केस हो गए आपको, एक तो हो गया जब थीटा पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब बी और बी के बीच पैरेलल या एंटी पैरेलल कंडीशंस हो, तो उस समय क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। जब भी परपेंडिकुलर टू बी हो तो उस समय क्या होगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। और अब एक कंडीशन, जब ना तो 0 180 और ना तो 90, माने ये ऊपर वाला जो केस 2 है, 1 एंड 2 है, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, कोई अलग ही केस 3 जैसे 30 पे फेंक दिया, 60 पे फेंक दिया, 120 पे फेंक दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दिस केस द वेलोसिटी वेक्टर हैज टू कंपोनेंट्स। वेलोसिटी को फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में यहाँ पर हम लोग उसको तोड़ देंगे। वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक हो जाएगा ये इस डायरेक्शन वाला, और एक हम लोग तोड़ देंगे उसको परपेंडिकुलर वाला। एक जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा उसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब आप इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो फिर पाथ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन का मिक्सचर हो जाएगा, विच इज नोन एज हेलिकल पाथ। इसीलिए इसमें लिखा गया है, in this case the velocity vector has two component, one along the direction of magnetic field and other perpendicular to magnetic field, as a result of which the charged particle will follow helical path। हेलिक्स बनाता है वहां पे। तो इन दोनों केस 2 केस 3 को हम लोग और आगे अब डिटेल में और फिर पढ़ते हैं। केस 1 तो एकदम साधारण सा है, इसमें कुछ नहीं है ना। तो चलिए अब इन सबको हम लोग डिटेल में, तो अगर नॉर्मली आपसे यही पूछे कि बताइए कि अगर क्वेश्चन आ गया कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है तो उसका पाथ बताइए, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन, उसका पाथ सर्कुलर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन, और उसका पाथ हेलिकल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन, है ना। तो ये सारी चीजों को एक बार भरवली दिमाग में याद रखेंगे, नीट में पूछ सकता है इस तरह के सवाल। और अब इनको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए उस केस 2 को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डिटेल एनालिसिस ऑफ केस 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस 2। तो इसमें क्या है, व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b वाला केस, दैट इज थीटा बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, तो जो भी आपका चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो दिए गए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो the above condition is also known as motion of charged particle in transverse uniform magnetic field। तो इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, motion of charged particle in transverse uniform magnetic field। transverse uniform magnetic field कहने का मतलब हुआ, ट्रांसवर्स का मतलब कि यहाँ पर दो तरह के सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं। द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मे बी अंडरस्टूड एज आइदर क्रॉस फील्ड और डॉट फील्ड। ये हो गया आपका क्रॉस फील्ड, ये हो गया डॉट फील्ड। एंड द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन दिस प्लेन। जैसे मान लो कि ये एक वर्टिकल प्लेन हो गया, इस प्लेन में हम लोग चार्ज पार्टिकल को किसी भी तरह से इस प्लेन में फेंक सकते हैं, ऐसे सीधा फेंक दो, ऐसे ऊपर फेंक दो, ऐसे किसी भी एंगल से फेंक दो आप, ठीक है। और लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो या तो क्रॉस फील्ड नेचर का होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनटू द बोर्ड ऐसे करके जा रही होगी, या फिर आउट ऑफ द बोर्ड इस तरह से बाहर आ रही होगी। तो बाहर आएगी तो उसको डॉट फील्ड बोलेंगे, और अगर अंदर जा रही होगी तो क्रॉस फील्ड बोलेंगे, ठीक है। और आप इस बोर्ड में जैसे चाहें वैसे चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उसको हमने ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये यही केस हो गया, है ना। क्योंकि क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अंदर की तरफ है, इस तरह से समझ सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो आपने इस तरह से थ्रो किया तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी आपने ऐसे दे दी इस प्लेन में, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन हो गया, उस वर्टिकल प्लेन के अंदर है यहाँ पे कौन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर में, और फिर आपने जो वेलोसिटी डाली है वो किधर डाली, इस प्लेन में डाली है। तो इस प्लेन में आप चाहे ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, किसी भी तरह से आप डालो, तो ये क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। समझे बात को। अभी हमने इसमें दिखाया ऐसे, तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो गया। हम चाहे तो इसको हम लोग वेलोसिटी को हम लोग इधर भी दे सकते थे, तो कहने का मतलब ये ऐसे हो जाता, ठीक। उसी तरह से आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते थे वेलोसिटी को, तो वो हो जाता इस तरह से। तो है तो क्या, हमेशा परपेंडिकुलर ही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके, तो परपेंडिकुलर ही है। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 बन रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का एंगल 90 बन रहा है। वही चीज यहाँ भी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ भी हमारे पास कोई प्लस चार्ज पार्टिकल था और इसको हमने ऐसे फेंक लिया
ऐसे फेंक दिया, या फिर ऊपर इस तरह से फेंका, या ऐसे कुछ फेंक दिया, ये सभी क्या हो जाएंगे, इसी केस को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और इन केसेस में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है इस चार्ज पार्टिकल पर, वो क्या लगने वाला है, मैक्सिमम लगने वाला है। कितना, Q इंटू वी बी, क्यू वी बी, यही फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर Q मान लीजिए, जो दिया गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड B मान लीजिए, यहाँ भी है ना, और जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं वो हमने दे दिया V। ठीक, इस तरह से V दे दिया। चलिए, तो अब हमको दिखाना है कि अगर मान लो मैंने ऐसे दिया होता तो V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3 ऐसे कुछ कर देते हैं, ताकि बाद में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें किस केस का कौन सा रिजल्ट होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से मान लो हमने दिया। अब यहाँ पर मैं आपको वही जो पिछले लेक्चर में हमने आपको लास्ट में बताया हुआ था, एक ट्रिक के रूप में आपको कहा था कि फोर्स निकालने के लिए आपको बताया था कि क्रॉस फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर काम कर रहे हैं तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलेंगे, फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड मतलब वेलोसिटी से 90 डिग्री बनाते हुए चले जाना है। तो अगर हमने ऐसे फेंका होता, तो इसको मैं ये बारी बारी से दिखा देता हूँ। अगर ये प्लस चार्ज है और इसको मैंने ऐसे फेंका होता, तो किधर फोर्स लगता है, लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री यहाँ से, मतलब इस तरफ। तो ये हो जाता F1 ऐसे करके। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये डायरेक्शन बन जाता किसका, F1 का। मैंने अगर मैंने ऐसे फेंका होता तो F1 ऐसे इस पर काम करता है। ठीक, अगर हमने ऐसे फेंका होता तो वही 90 डिग्री घूम जाइए ऐसे, तो ये इधर कहीं आ जाता, ये इस पर 90 डिग्री, समझे बात को, ये V2 और इधर फोर्स ये S F2। ठीक, और अगर ऐसे फेंका होता तो फिर इस पर 90 डिग्री ऐसे आ जाता F3। ओके, इस तरह से आ जाता है। F1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, F1 हो जाता Q इंटू, V1 है तो V1 और जो B हो जाता। F2 क्या हो जाता, Q इंटू V2B हो जाता, और F3 क्या हो जाता, तो Q इंटू V3B हो जाता है ना। इस तरह से कर सकते थे। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी करके दिखा दीजिए क्या होगा। अब हमने क्या किया, डॉट फील्ड में फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो क्रॉस फील्ड में लेफ्ट हैंड लगता है, डॉट फील्ड में राइट हैंड हो जाएगा। तो अगर आप राइट हैंड मतलब यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है, इसमें क्या था, एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे 90 डिग्री, लेफ्ट का मतलब यही बताया था क्लॉक का, और अभी राइट का मतलब हो जाएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है। तो V1 तो क्लॉकवाइज यहाँ से 90 डिग्री घूमेंगे, क्लॉकवाइज तो ऐसे घूम गए ना, यहाँ आ जाएंगे, मतलब इधर लग जाएगा F1। ठीक, V2 क्लॉकवाइज इधर आएंगे, नीचे हो जाएगा F2। V3 क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मान लो यहाँ पे आ गया, ये हो गया F3 का डायरेक्शन, और ये तो क्लॉकवाइज तो इधर आ जाएगा F4। आ रही बात समझ में, तो इधर को लग जाएगा वो फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, अब हम ये बात समझ गए कि भाई चलो फोर्स का डायरेक्शन तो दिख गया, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी के जब हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ को, या उसके अगर सफिशिएंटली लार्ज है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तब तो पूरा का पूरा सर्किल वहां पे घूम जाएगा। सफिशिएंटली लार्ज नहीं है तो एक सर्कुलर आर्क को कवर करेगा, इस तरह की बात होगी, है ना। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखिए यहीं पर, इसको मिटा के हम लोग अब फिर से आगे देखते हैं। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं। बड़ा ही कॉमन कंडीशन है ये, नोट करके इसको देखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने इस तरह से एक छोटा सा होल बनाया हुआ है, बाकी जगह इधर ऑब्स्टेकल है, इधर ऑब्स्टेकल है, लेकिन एक छोटा सा होल है यहाँ पे। और इस होल के पास हमने क्या किया, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमने यहाँ पे रख दिया है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रे को इमिट करता है। तो क्या होगा कि यहाँ से इस होल से अल्फा बीटा गामा रे इमिट होंगे, और काफी तेज वेलोसिटी के साथ इमिट होंगे। ठीक है, और हमने इस रीजन में क्या दे रखा है, क्रॉस फील्ड। ओके, क्रॉस फील्ड दिख रहा है आपको, तो क्रॉस फील्ड दे रखा है, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो यहाँ से इमिट हो रहा है। तो हमें बताना है कि भाई बताइए अल्फा बीटा गामा का प्रोबेबल पाथ क्या होगा। और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिया है, ये डिटेक्टर भी कह सकते हैं। इसी स्क्रीन पे हमें देखना है कि वो कहाँ पर किस तरह से हिट करेगा। तो देखिए इनमें क्या है, गामा क्या है, चार्जलेस है। ओके, तो आपने पढ़ा है कि अगर भाई चार्जलेस है तो उस पर तो कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा नहीं, तो उसका पाथ कहीं भी डेविएट नहीं होगा। यहाँ से ये मान के चलना है ये सब लोग सीधा यहाँ से निकल रहे हैं।
तो क्या होगा कि गामा जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर जाएगा, तो डिटेक्टर जो है यहाँ पे गामा को डिटेक्ट कर लेगा, वो सीधे इससे निकल जाएगा, है ना। अब इसमें कौन कौन बच गए, अल्फा और बीटा। अल्फा होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हीलियम प्लस प्लस, यही होता है हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को आप अल्फा बोलते हैं, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा बोलते हैं। He++, इस पर 2 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, जो मतलब प्रोटॉनिक चार्ज भी बोल सकते हो आप, और वो प्लस नेचर का होगा, ठीक है। ओके, तो हीलियम प्लस प्लस को आप अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और बीटा क्या होता है, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज बीटा पार्टिकल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी तेजी से मूव करते हैं जब, तो उसको हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो अल्फा पे प्लस चार्ज हो गया और बीटा पे हो गया माइनस चार्ज। तो देखिए पहले प्लस चार्ज वाला देख लेते हैं। हमने आपको अभी सिखाया क्रॉस फील्ड में चलना है वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। तो फोर्स जो हो गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऐसे चलना है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर हो गया, तो अल्फा जो होगा वो आपका ऐसे करके इधर कहीं पर स्ट्राइक करेगा, है ना। अल्फा आपको उधर कहीं मिल जाएगा। और देख सकते हैं ये एक आर्क बना हुआ है इस तरह से, तो एक सर्कुलर आर्क होगा जिसका अपना एक रेडियस आएगा। वो सब कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट करेंगे अभी। उसके बाद हमारा अब कौन बच गया, बीटा। तो बीटा जो निश्चित रूप से है कि जब पॉजिटिव चार्ज उस तरफ लेफ्ट गया है, तो हमने चार्ज यहाँ बदल दिया निगेटिव, तो वो किधर जाएगा, वो राइट जाएगा। तो राइट जाएगा वो, तो राइट जाएगा और वो काफी ज्यादा डेविएट होकर के जाएगा, अल्फा से कहीं ज्यादा डेविएशन इसमें होगा, क्योंकि ये क्या होता है, काफी हल्का होता है। तो इसमें बताता हूँ मैं डेविएशन किस बात पे डिपेंड करता है। तो इधर आपको मिल जाएगा बीटा पार्टिकल, है ना। तो जब डिटेक्टर इधर से उधर मूव कराओगे आप, तो पहले बीटा पार्टिकल मिलेगा, फिर गामा मिलेगा और फाइनली अल्फा मिलेगा। ओके, तो बीटा हैज मोर डेविएशन देन अल्फा। तो डेविएशन जो होता है यहाँ पे एक जरूर लिख लेंगे कि डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ E/m, मतलब स्पेसिफिक चार्ज, मतलब कितना उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है डिवाइडेड बाय उसका मास। कहने का मतलब जितना ज्यादा आपका चार्ज होगा पार्टिकल में डेविएशन उतना ज्यादा होगा, या जितना कम मास होगा पार्टिकल में डेविएशन उतना ज्यादा होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जरूर है, लेकिन इसका मास अल्फा के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम है। तो चूंकि मास बहुत बहुत कम है, तो डेविएशन जो होगा वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा का मास काफी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या बीटा। तो इसीलिए उसका डेविएशन थोड़ा कम होगा। तो E/m रेशियो, जिसका भी स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, तो जिसका भी ये वैल्यू E/m वैल्यू जिसका भी ज्यादा होगा उसमें डेविएशन जो होगा वो उतना ही अधिक हो जाएगा। तो चार्ज डिवाइडेड बाय कोरिस्पोंडिंग मास, ओके, तो उतना ज्यादा डेविएशन। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का एक तरह से देख सकते हैं कि काफी ज्यादा है, इसलिए वो डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। चलिए, तो इसी तरह से आपको और भी कह सकता है, अगर मैंने यहाँ पे डॉट फील्ड कर दिया होता तो क्या होता, बस गामा सीधा चलता, अल्फा नीचे आ जाता और बीटा ऊपर चला जाता, बस इतना सा अंतर आ जाता है ना। तो ये सब आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे और भी पार्टिकल्स रख दूं, जैसे Cl- रख दिया, क्लोराइड आयन रख दिया, है ना, और भी पार्टिकल रख दिया, जैसे कि आपका फ्लोराइड आयन रख दिया, है ना, इस तरह से। तो जो भी कोई आयन्स आपको रखना है, सोडियम प्लस रख दिया, तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे रखे जा सकते हैं, और उसका कोरस्पोंडिंग E/m वैल्यू प्राप्त करते हुए आप उसके डेविएशंस को दिखा सकते हैं। पॉजिटिव वाले जो भी होंगे वो आपको इस साइड ऊपर में मिल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स ये आपको ऊपर में मिलेंगे, और निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ये आपको नीचे में मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज होगा, और न्यूट्रल जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन में आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रल पार्टिकल्स यहाँ पे जैसे गामा हो गया, या कोई एक कंप्लीट एटम ही डाल दिया, उसको मोशन में दे दिया, इधर से फेंक दिया, तो वो सब आ सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का भी सवाल रहता है, तो आई होप कि आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमने ये देखा कि ये जो आपका कर्व यहाँ बना है, यहाँ बना है, ये सब क्या है, एक सर्कुलर आर्क है। इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, है ना, रेडियसेस आपके अलग अलग होंगे। तो उन रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, तो हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होता है, मैग्नेटिक फोर्स QVB, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ना। तो यहाँ से इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे और फिर निकल आएगा, देखिए उसका कैलकुलेशन। तो आइए बच्चों, कुछ कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। तो एज वी नो दैट
व्हेन v इज परपेंडिकुलर टू b, ये जो केस था केस 2, तो उसमें Fm इज क्यू वी बी एक्ट्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द पाथ ट्रेवर्स इज सर्कुलर। तो हम जान गए कि जब आप परपेंडिकुलरली थ्रो करेंगे किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर वहां पर जो Fm काम करेगा मैक्सिमम क्यू वी बी वही एक्ट होगा लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो पाथ पार्टिकल कवर करेगा वो सर्कुलर पाथ को कवर करेगा। तो मैथमेटिकली वही हो गया कि जो भी ये फोर्स है दैट विल एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² होता है। तो mv² हम लोग पुट करेंगे, जहां r क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, m हो गया मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v हो गया आपका स्पीड, जिस स्पीड से आपने उसको थ्रो किया। जैसे कि ये देखिए हमने एक क्रॉस फील्ड वाला यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन बना दिया, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रख के और इसको भी वेलोसिटी दी गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब फोर्स लगेगा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो फिर ये एकदम इस पार इसका जो होगा इधर फोर्स लगेगा, तो ये इधर इधर भी था कंपोनेंट, इधर भी था, तो ये ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा, ये कर्व पाथ पे चलेगा। जब ये यहाँ पर की बात करोगे वेलोसिटी होगा इस तरफ टेंजेंट की तरफ, और फोर्स तो अभी भी उसके परपेंडिकुलर, तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ। उसी तरह से ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ तो हर जगह की बात करें आप, जैसे अगर यहाँ पर भी अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ होगा, और फोर्स जो होगा वो आपको इस तरह से सेंटर की तरफ, है ना, ऐसे काम कर जाएगा। यहाँ पर की बात करेंगे आप, तो यहाँ भी वही बात है, टेंजेंट की तरफ वेलोसिटी और इधर हो गया नॉर्मल की तरफ फोर्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो सर्कुलर पाथ को इस तरह से ट्रेवल कर लेगा, और इसी सर्कुलर पाथ पर वो घूमता रहेगा विथ सेम स्पीड v। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाएगा। तो mv²/r इक्वल टू क्यू वी बी। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। और वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ गया, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड किया क्यू वी बी, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। तो यहाँ से आप v को एक भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, और r आप आराम से निकाल सकते हो। r बिकम्स mv/qb, r इधर आ जाएगा, qb इधर आ जाएगा, सो r बिकम mv/qb। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। q हो गया चार्ज ऑन द पार्टिकल, v स्पीड, b इज द गिवन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो भी स्ट्रेंथ का होगा वो दिया हुआ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी तीन क्वांटिटी कांस्टेंट हो, तो फिर चौथी के साथ वो कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, r इज प्रोपोर्शनल टू m इफ v q b आर सेम फॉर टू पार्टिकल्स। आपको कभी कभी दो पार्टिकल दे देगा, बोलेगा दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया, दोनों पार्टिकल पर सेम चार्ज है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको थ्रो किया। तो बताइए कि उनके रेडियस जो वहाँ पे ट्रेवल करेंगे, रेडियस जो बनेंगे आर्क के या फिर सर्किल के, उनका रेशियो क्या होगा। तो आप r1/r2 तो m1/m2 सीधे लिख सकते हैं, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, है ना। तो इस तरह से, उसी तरह से r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इफ m q b कांस्टेंट, कहेगा दो पार्टिकल है, दोनों का क्या है कि e/m रेशियो सेम है, मतलब q/m रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज रेशियो सेम है, मतलब m q सेम है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया है, तो उनका जो रेडियस का रेशियो होगा वो डायरेक्टली वेलोसिटी के रेशियो के हिसाब से आ जाएगा। एंड उसी तरह से अगर किसी दो का कहा कि अगर सेम मोमेंटम है ना, m और v, m इंटू वी लीनियर मोमेंटम, तो m भी अगर सेम हो गया या m भी का मल्टीपल अगर सेम हो गया और सेम मैग्नेटिक फील्ड में आपने थ्रो किया, तो जो भी चार्जेस उनके ऊपर हैं उनका जो इन्वर्स रेशियो आएगा, मतलब r1/r2 इक्वल टू q2/q1, इस तरह से ये पकड़ लेगा। और अगर मास सेम मोमेंटम है और चार्ज भी है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसको अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, मैंने r1/r2 इज b2/b1, है ना। इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। और इन वेरी जनरल अगर आप कहा जाए तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए दो केस के लिए, ये जो ऊपर में है तो m1/m2 हो जाएगा, v भी ऊपर में है तो v1/b2 हो जाएगा, q नीचे में है इसका मतलब q2/q1 हो जाएगा, और b भी नीचे में है तो b2/b1 हो जाएगा। बट ज़्यादातर केसेस जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जा रहा होता है, तो ये वाला क्वांटिटी 1 हो जाता है, तो बाकी ये 3 से आप निकाल सकते हैं, है ना। इसी में चेंजेस होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। सो r इक्वल टू mv/qb आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। और फिर आप mv को क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर मोमेंटम p भी कह सकते हैं, mv इज p इज लीनियर मोमेंटम, सो p/qb इस तरह से भी जा सकते हैं। अब p का रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ, p²/2m इज काइनेटिक एनर्जी, तो p को हटा करके वहां पे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उस तरह से r के बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है, तो आइए जरा उन सबको भी एक बार देख लें फटाफट। आइए बच्चों देखते हैं फटाफट। देखिए हमें पहले से पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैकेनिक्स तो हमें पहले से पता होता है, जैसे कि लीनियर मोमेंटम p इज mv, आपको अभी पहले भी बताया, और काइनेटिक एनर्जी हो गया जिसको हम कैसे दिखा रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है।
तो अभी हमने क्या किया, इसको आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो पी स्क्वायर बिकम्स एम स्क्वायर वी स्क्वायर। और फिर क्या करो, आप एक एम यहाँ से नीचे ले आओ, तो पी स्क्वायर बाय एम, और एक एम यहाँ छूट गया तो एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, टू मतलब कि हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ रखना है, इधर भी हाफ रखना है। हाफ रख दिया इधर, हाफ एम बी स्क्वायर बन गया, हाफ रख दिया इधर, पी स्क्वायर बाय टू एम बन गया, ठीक है। अब हाफ एम बी स्क्वायर कर दिया तो क्लियर है कि ये चीज क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया पी स्क्वायर बाय टू एम, या पी स्क्वायर बाय टू एम को आप क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। सो पी स्क्वायर बाय टू एम इज काइनेटिक एनर्जी। तो पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर पहले बनेगा टू एम के, अब पी निकालना है तो रूट अंडर टू एम के, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज और, कि आपको वहाँ इलेक्ट्रोस्टैट के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक वर्क डन का एक कॉन्सेप्ट बताया गया था। उसमें हम ये जानते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप, जिसके पास चार्ज q है, और उसको अगर आप एक्सेलरेट करोगे अंडर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, तो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पर जो वर्क डन होगा वो q इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, और यही वर्क डन उस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो हम कह सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, काइनेटिक एनर्जी एक तरह से कह सकते हैं, चूंकि इनिशियली मान लो रेस्ट में था और फिर आपने उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, तो उसके पास जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट इज इट्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसको आप लिख सकते हैं q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो यही चीज बनती है हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन का ये कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज गिवन एज q इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी हो गया वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इसको एक्सेलरेट करवाया है, जिससे कि ये वेलोसिटी को गेन करे। तो फाइनल वेलोसिटी चाहे जो भी इसको मिलेगी, उसके हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हाफ एम बी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू q इंटू डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक वर्क डन के बराबर। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमें पता था R इज एम बी बाई क्यू बी, एम बी को हमने P लिखा तो P बाई क्यू बी पहले भी लिखा था। अब P को हम लिख सकते हैं रूट अंडर टू एम के, तो रूट अंडर टू एम के P की जगह रख दिया। और क्या कर सकते हैं, इस K की जगह हम क्या रख सकते हैं, K की जगह हम रख सकते हैं इसी चीज को Q इंटू डेल्टा वी, काइनेटिक एनर्जी तो है Q इंटू डेल्टा वी, सो K बिकम Q इंटू डेल्टा वी। अब आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर में यहाँ पर एक Q है और नीचे में यहाँ पर Q है, तो अगर आप इनको कैंसिल करोगे तो नीचे में एक रूट Q आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऊपर में क्या बचा, टू एम डेल्टा वी बाय रूट अंडर क्यू बी, इस तरह से। तो अगर दो केस लेगा आपसे, कंपेयर करवाएगा सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, सबका सब रूट में आ जाएगा, और फिर जो भी है वो आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, प्रॉब्लम में आप देखेंगे। यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कौन सी क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लेंगे अपने नोट्स में। आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, भूलना नहीं है। वी इज द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, जिससे कि वो जिस वेलोसिटी के साथ या जिस स्पीड के साथ वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है या फिर गया हुआ है वहां पे, उसको जो मिली है, ठीक है। P इज लीनियर मोमेंटम जो mv के रूप में आता है, Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, B इज द एक्सटर्नल गिवन मैग्नेटिक फील्ड, K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस V हाफ mv स्क्वायर, जो कि Q इंटू डेल्टा V से आया होगा। और ये डेल्टा V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल हैज बीन एक्सेलरेटेड। क्योंकि क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स ये सब जो भी होते हैं तो काफी छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे गए और उसको एक हथौड़ा मार दिया तो उसको वेलोसिटी आ गई, इंपल्स दे दिया वेलोसिटी आ गई, इस तरह से नहीं हो सकता। तो हम लोग को करना क्या पड़ता है, उसको एक्सेलरेट कराना पड़ता है, ठीक है। एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में रखते हैं, जैसे कि कैपेसिटर के बीच में रख दिया एक तरफ से छोड़ करके, फिर कैपेसिटर को ऑन किया, तो कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वो क्या होता है कि वहां से वो फिर तेजी से मोशन करते हुए बाहर निकलेगा, और जिधर निकलना है उधर एक होल बना दिया, तो वो उधर से पास कर गया, तो उसको एक वेलोसिटी एक्वायर करते हुए निकल गया। तो वही है, तो Q इंटू डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द चार्ज पार्टिकल हैज बीन एक्सेलरेटेड। वैसा करने से क्या होता है, उसको वेलोसिटी गेन होती है, और फाइनली इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो वो उसी v के साथ मान लो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो ये आई होप कि आपको ये सब फार्मूला जो है ध्यान में रहेगा, एम बी बाई क्यू बी से ही सारा चीज है। पी अपॉन क्यू बी कह सकते हैं, रूट अंडर टू एम के बाई क्यू बी, या फिर रूट अंडर टू एम डेल्टा वी बाय रूट क्यू बी। तो प्रॉब्लम जब देगा जैसा देगा तो उस हिसाब से उस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से नोट्स बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम समझ गए कि चार्ज पार्टिकल को अगर आपने एक यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया हुआ है v स्पीड से, और सफिशिएंटली लार्ज है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यहाँ परफॉर्म करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड v मान के चले, जो भी v इसको शुरू में मिला हुआ था उसके साथ ये काम करेगा।
आर रेडियस बनाएगा और सभी आर का फॉर्मूला एम वी बाई क्यू बी ये सब आप जान गए थे। तो अब यहाँ पर हम और कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके टाइम पीरियड के बारे में, एंगुलर स्पीड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखिए जरा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर, तो जैसा फिगर में दिखाया गया है और हम चाहते हैं कि हमें टाइम पीरियड मिले, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/v, है ना। एक तरह से क्या हो गया, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस एक चक्कर मारने में कितना, तो 2πr का डिस्टेंस कवर करेगा। किस यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, तो v से कर रहा है, तो v से डिवाइड कर दीजिए, टाइम निकल आएगा, है ना। तो इसी को टाइम पीरियड बोलना है 2πr/v। और r का फॉर्मूला mv/qb आपको रख देना है। नीचे में पहले से एक v था तो ये v क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2πm/qb आप देख सकते हैं। तो 2πm, तो टाइम पीरियड जो मिला हमारा 2πm/qb। तो यहाँ बड़े ही अच्छी आश्चर्यजनक बात है, नोट करने की बात है कि जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी v, किस स्पीड से ये घूम रहा है उससे मतलब नहीं है, किस रेडियस पे घूम रहा है उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब है तो किस चीज से है, मास क्या है पार्टिकल का, चार्ज क्या है पार्टिकल के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक चार्ज पर तो डिपेंड कर रहा है ना। और क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, तो आप मास पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। लेकिन आपने किस स्पीड से इसको थ्रो किया है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। कितने रेडियस का सर्कुलर पाथ, छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है, किस पाथ पे घूम रहा है, रेडियस क्या है, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आपका सेम पार्टिकल है हैविंग स्पेसिफिक चार्ज m है, q है ना, सेम पार्टिकल है तो उसका उसका मास सेम होगा, चार्ज सेम होगा, और आपने सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, तो चाहे आप जिस स्पीड से थ्रो कर दीजिए, चाहे आप जिस स्पीड से भी थ्रो कर दीजिए, टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम, वो उतने ही समय में घूम के आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर आप ज्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे तो फिर क्या होगा, रेडियस भी वो ज्यादा पाथ ले लेगा। कम स्पीड से थ्रो करेंगे तो फिर वो छोटे सर्किल में घूम के आ जाएगा, लेकिन समय उतना ही लेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और टी पर जो जो चीजें डिपेंड करती थी, जैसे कि ओमेगा डिपेंड करती है, जैसे कि एफ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एंगुलर स्पीड, तो वो भी क्या होगा, वेलोसिटी और आर से इंडिपेंडेंट होगा। ये याद रखने वाली बात है, पूछता रहता है। तो ओमेगा निकालना चाहते हैं एंगुलर स्पीड, तो 2π/t इसका फॉर्मूला होता है। टी अब आपको मिल गया है 2πm/qb, यहाँ पे रख दीजिए और QB ऊपर चला जाएगा, 2π कैंसिल हो जाएगा, तो QB/m। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर स्पीड इज QB/m विच इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r, है ना, एंड डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। जितना ज़्यादा होगा एंगुलर स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा तो एंगुलर स्पीड भी उतनी अधिक होगी। फ्रीक्वेंसी भी उसी तरह से समझ सकते हैं, 1/t इज द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन मतलब एक सेकंड में कितना चक्कर मार लिया उसको निकालना चाहते हैं, तो 1/t मतलब QB/2πm, है ना। 2πm/QB था तो टी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2πm/QB, तो QB/2πm आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, तो ये सब समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंड टाइम पीरियड, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ v एंड r। किस स्पीड से घूम रहा है, किस रेडियस पे घूम रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये बस इस बात पे डिपेंड करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है और मास एंड चार्ज ऑफ द पार्टिकल क्या है। ठीक है, तो अगर वो सब सेम हो तो फिर सेम ही रहेगा। कोई भी दो केस में अगर आपको कंपेयर करने दे देगा कि जिस दो केस में आपको m, q और b सेम मिल रहा है, तो फिर आपका कोई भी स्पीड हो, कोई भी रेडियस हो, टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम। तो इस तरह से आप देखेंगे न्यूमेरिकल में इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो वो हम लोग जब बनाएंगे तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से सबको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और फिर हम आगे डिटेल में और ज़्यादा इसमें बात करना होगा आगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।